तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, विजयनगर अंपायर का सारे राजा यानी कि जो जो राजा बने और जो उसकी डायनेस्टीज थी, चारों डायनेस्टी हमने देखी, संगमा, सलुवा, तुलुआ और अराविडू। ये चारों डायनेस्टीज हमने देखी एक सीरीज में। इनके राजा देखे। यहाँ पर हमने क्या देखा था, हरिहरा से स्टार्टिंग होती है और हरिहरा के बाद हमने क्या देखा था, हरिहरा 1, फिर बुक्का 1, फिर हरिहरा 2, फिर अरे क्या कहते हैं वो कौन थे, और हरिहरा 2 के बाद कौन था, एक देवराय 1 और देवराय 2। उसके बाद हमने देखा सलुआ में जो थे वो थे वीर नरसिम्हा। इनकी कुछ खास लंबे समय तक चली नहीं। उसके बाद तुलुआ के सबसे इंपॉर्टेंट राजा वो थे कृष्ण देव राय, सबसे लंबे समय तक और सबसे प्रतापी राजा यही रहे। कृष्णदेव राय के डेथ के बाद हमने देखा कि इन्होंने अपने भाई को राजा बनाया जिनका नाम था अच्युत राय। और अच्युत राय की डेथ के बाद क्या हुआ, थ्रोन के लिए सक्सेशन का एक कॉन्स्पिरेसी हुई जिसमें कुछ लोगों ने कृष्णदेव राय के बेटे सदाशिव राय को राजा बनाना चाहा और कुछ लोगों ने अच्युत देव राय के बेटे किसको, वेंकटा को राजा बनाना चाहा। बाद में हमने देखा कि पहले वेंकटा राजा बनता है, वेंकटा के राजा बनने के बाद उसकी हत्या होती है तो सदाशिव राय राजा बनते हैं। और जब सदाशिव राय राजा बनते तो उस वक्त इनका कृष्णदेव राय का जो दामाद होता है, इनका सन इन लॉ कृष्णदेव राय का सन इन लॉ, जिसका नाम क्या हो रहता है, याद कीजिए, पिछली क्लास में बताया हूं। इसका नाम रहता है, बताइए, बहुत अच्छा सा नाम है, रामाराव। बताया था, थोड़ा सा सोचिए। रीजेंट अपने आप को बनाता है, तो अलिया क्या नाम रहता है, अलिया रामा राय, यही रहता है ना, अलिया रामा राय। अलिया का मतलब क्या होता है कन्नड़ में, सन इन लॉ। तो कृष्णदेव राय का दामाद रामा राय, और ये क्या बनता है, सदाशिव राय का रीजेंट बन जाता है। और रीजेंट बनने के बाद ये अपने अंडर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है। क्या करता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में चलता है, यानी डी फैक्टो रूलर के रूप में कौन रहता है, रामाराव। और रामाराव क्या करता है, उसी वक्त बैटल ऑफ तलीकोटा होता है। क्यों, क्योंकि ये डेक्कन के मैटर्स में इंटरफेयर करता है। कभी ये बीजापुर और गोलकोंडा को मिलकर अहमदनगर को हराता है, कभी ये अहमदनगर और गोलकोंडा के साथ मिलकर बीजापुर को हराता है। ये सारी चीज़ें जब ये करता है तो जो बीजापुर का सुल्तान होता है वो बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह, वो इस चीज़ को समझता है और फिर वो बीजापुर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 5 राज्य बने होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है अहमदनगर, एक का नाम होता है गोलकोंडा, एक का नाम होता है बिदर और एक का नाम होता है बेरार। तो उसमें से 4 इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर, ये 4 इकट्ठे होते हैं और चारों मिलकर अलिया रामाराव यानी कि विजयनगर पर अटैक करते हैं। विजयनगर की हार होती है तो सदाशिव राय को त्रिमूला लेकर कहाँ चला जाता है, बताइए, कहाँ जाता है, पेनुगोंडा। और पेनुगोंडा में जाकर वो एक नया कैपिटल बनाते हैं और वहां से विजयनगर को रूल करते हुए, बचे हुए विजयनगर को। और फिर इस पेनुगोंडा के बाद क्या होता है, सदाशिव राव की भी हत्या होती है। तो उसी वक्त जो थिरुमूला होता है वो अराविडू डायनेस्टी का राजा, वो राजा बनता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और समय आने के बाद जब श्रीरंगा थर्ड राजा रहता है, उसी वक्त इतना कमजोर हो जाता है विजयनगर अंपायर की इसके सारे फ्यूडेटरी अलग हो जाते हैं और वो सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और इस तरह से विजयनगर अंपायर का डिक्लाइन हो जाता है। तो ये इतने लंबे समय तक, कब से, तो देखिए हरिहरा राजा बना था कब, 1336 से, और लगभग
1672 तक इसके अस्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। तो लेकिन बीच में काफ़ी लंबे समय तक बहुत बड़े बड़े राजा जैसे हरिहरा बुक्का, हरिहरा टू, देवराय वन, देवराय टू, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय, ये सब लंबे समय तक शासक करने वाले राजा रहे हैं, किंग रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विजयनगर अंपायर को दिया है। तो हम इसी एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इतने लंबे समय तक कोई अंपायर चलता है तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ डेवलप करता है। ठीक है, तो हम इसी एडमिनिस्ट्रेशन को अब समझने की कोशिश करेंगे कि विजयनगर अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसकी मिलिट्री कैसी थी, इसके टाइम पर इतने लंबे समय तक अगर कोई किंगडम चला तो उस वक्त सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, जैसे हमने देखा था मौर्य के टाइम पर, जैसे हमने देखा था गुप्ता के टाइम पर। ठीक है, तो जब भी कोई भी डायनेस्टी या कोई भी किंगडम बहुत लंबे समय तक चलता है तो वहाँ के सोशल इकोनॉमी सब पर क्या करता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जैसे दिल्ली सल्तनत क्या बहुत लंबे समय तक चला, तो उसने क्या किया, पूरे नॉर्थ इंडिया के सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ पर क्या करा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, पूरी तरह से बदल कर रख दिया वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग इसको देखेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। देखिए, तो देखिए अब विजयनगर किंगडम भी तो क्या है, एक मोनार्की है ना, राजा है। तो जब राजा है तो किसी भी किंगडम का में अगर राजा है तो एब्सोल्यूट पावर किसके हाथ में है, राजा के हाथ में। किसके हाथ में है, राजा के हाथ में। तो लिखिएगा, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, द किंग enjoyed absolute authority. The king enjoyed absolute authority in executive, judiciary या judicial and legislative matters। यानी राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है, राजा ने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है। हम जब डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने क्या देखा था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव में बैलेंस ऑफ द पावर, तीनों तीन अंग हैं और तीनों में बैलेंस ऑफ द पावर देखा था। तीनों के ऊपर किसी एक का कमांड नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। तो ये सबसे बड़ा अंतर है डेमोक्रेसी और मोनार्की का, कि जब एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में हो और वही सबसे सर्वोपरि है, इसका मतलब है कि वो क्या है, मोनार्की चल रही है। तो अभी तभी आप देखते हो कि जब सरकार कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जहां पर वो जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को कमज़ोर करने की कोशिश करती है या उसकी नहीं चलने देती है, तो हम क्या कहते हैं कि सरकार मोनार्की की तरफ जा रही है, एब्सोल्यूट पावर की तरफ जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये अक्सर आप डिस्कशन सुनते होंगे, आपको इस तरह की चीज़ों पर आपको आगे चल के एस्से और बाकी चीज़ें भी लिखने को आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको समझना है कि जब किंग कोई भी हो सकता है भाई, किंग तो कोई भी होगा। तो मोनार्की का ये मत समझिए कि मोनार्की में सिर्फ और सिर्फ जो किंग होगा वो हेरेडिटरी होता जाएगा। हमने तो देखा
यहाँ पर बहुत से ऐसे वक्त आए हैं जब किंग हेरेडिटरी उसकी डायनेस्टी बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही? सबसे बड़ी बात ये रही कि जो किंग बना उसके हाथ में एब्सोल्यूट पावर रही। दिस इज द मेन फीचर ऑफ मोनार्की कि ये तीनों पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में है। ठीक है, लिखिएगा, किंग was the commander in chief of army। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए बातों को। जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो आर्मी होती थी उसके लिए क्या होते थे? सेनापति होते थे। ठीक, लेकिन सेनापति क्या काम करते थे? सेनापति सेना को ऑर्डर देने के साथ उसका मैनेजमेंट देखते थे। बट जब भी सेना लड़ती थी तो वो किसके गाइडेंस में लड़ती थी? वो लड़ती थी अपने राजा के गाइडेंस में। तभी तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे? वो मैक्सिमम टाइम खुद वार जोन में जाया करते थे, बैटल फील्ड में उनकी मौजूदगी हुआ करती थी। और राजा की मौजूदगी होने पर क्या होती थी? सेना का मनोबल बढ़ा रहता था। और अगर राजा घायल हुआ या राजा मारा गया तो सेना युद्ध से हट जाती थी, क्योंकि वही तो मेन है जो ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो सेनापति तो होता था, तो सेनापति तो बाकी सब काम करता था, लेकिन एक्चुअल कमांड, क्योंकि सेनापति भी किसकी बात मान रहा है? राजा की ही बात मान रहा है। अब इसको अगर आप अपने डेमोक्रेसी से मिलाओ तो अगर अभी आप इंडिया से मिलाओ, अभी इंडिया की प्रेसिडेंट, तो हमारे पास आर्मी का चीफ कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट के क्या करते हैं? वो सारा आर्मी का कमांड संभालते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्टर भी है। तो डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर है। ठीक है, तो एक इस तरह से क्या था, लेकिन उस वक्त चीजें एक ही आदमी के हाथ में थी, इस वक्त अलग अलग लोगों के हाथ में है। हाँ, उसके बाद ये अलग बात है कि आर्मी का आर्मी चीफ होता है, नेवी का नेवल कमांडर होते हैं, और एयरफोर्स के कमांडर होते हैं। तो वो अपने अपने जो आर्मी है या जो एयरफोर्स उसके अपने अपने चीफ भी होते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं एयरफोर्स के लिए। खैर, ये सब लोग आगे पॉलिटी में और जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ समझेंगे। अभी हमें क्या जानना है कि किंग वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, या ऐसे इसे भी लिख लीजिएगा, मोर एवर किंग वाज ए बेनेवोलेंट डिस्पॉट। यानी अंतिम सब कुछ यही है। कौन? किंग। यही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, यही कमांडर इन चीफ भी है, यही ऑर्डर देने वाला, सब कुछ यही है। हाँ, अगर राजा थोड़ा समझदार है, थोड़ी सी चीज़ों को समझता है, तो वो क्या करता है? वो अपने मंत्रियों से और अपने लोगों से चीज़ों पर सलाह मशवरा करता है। लेकिन बहुत से राजा नहीं करते हैं, वो अपने सूझबूझ अपनी बुद्धि के हिसाब से डायरेक्ट वो करते हैं, निर्णय दिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो राजा क्या करता है? हर एक काम, हर एक चीज़, छोटे से छोटी चीज़ों को भी राजा के पास तो नहीं है टाइम, तो क्या करेगा? वो अपने कामों को बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। कैसे बांटता है? तो लिखिएगा, द किंग वाज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज भी देखते हैं तो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन हिज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। अब यहां पर एक चीज और भी है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये किसके वजह से हैं, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, इनको राजा ही अपॉइंट कर रहा है। और ये कब तक, राजा के ही प्लेजर पर मिनिस्टर बने हुए रहेंगे। तो आज भी तो देखा जाए तो क्या है, पीएम के प्लेजर पे तो कोई मिनिस्टर रहता है, पीएम जिस दिन चाहे उस दिन उनकी मिनिस्ट्री ले ले। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा अपॉइंटेड बाय द किंग एंड held office on the pleasure of king। तो राजा ही अपॉइंट कर रहा है और राजा जब चाहे तब इनको डिसमिस कर देगा। कह देगा कल से आप मंत्री नहीं हैं तो नहीं हैं, अगर कह देगा कल से ये आप सेनापति न रह के क्या कहते हैं, आप वाणिज्य के मंत्री हो जाइए, तो वाणिज्य हो जाएगा, सेनापति कोई दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो या अगर परमानेंटली हटा दिया जाए तो हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें। नेक्स्ट लिखिए, हाँ तो ये रब कर दूं, इतना नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे ट्विस्ट करके पूछ देता है कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कब का, विजयनगर एम्पायर का। ठीक, अब लिखिए नेक्स्ट, लिखिएगा द मिनिस्टर्स वेयर chosen from all the three castes of society। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कौन कौन से तीन, तो तीन अपर कास्ट से ही चूज किए जाएंगे, क्योंकि कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी थी, तो शूद्र नहीं आएंगे, शूद्र नहीं आएंगे। कौन आएंगे पहले, ब्राह्मण्स। कौन आएंगे, ब्राह्मण्स। उसके बाद कौन होंगे, क्षत्रियाज। और तीसरे कौन होंगे, वैश्याज। इन्हीं तीनों से मंत्री बनाए जाएंगे। अब जैसे ब्राह्मण है तो वो पुजारी हो गए, हेड प्रीस्ट हो गए, वही क्या बन जाएंगे, अरे वजीर बनेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री या बाकी चीज़ें बनेंगे। क्षत्रिय हैं तो वो लड़ाई वगैरह वाले हैं, तो क्षत्रियों में से किसी एक को सेनापति बना दिया जाएगा, कुछ और बना दिया जाएगा। वैश्य हैं तो वैश्य भाई बिजनेस वगैरह करने वाले लोग, तो वाणिज्य दे दिया जाएगा, या व्यापार का कोई मंत्री बना दिया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को बनाया जाता था, ठीक। लेकिन शूद्र नहीं बनेगा। शूद्र यहाँ पर भी क्या है, अछूत की दृष्टि से ही देखा जाएगा, और शूद्र को कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, यानी कि वो शूद्र यहाँ पर भी क्या है, अछूत के लिए ही, अछूत की तरह ही यहाँ पर भी उसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणिज्म सिस्टम नहीं था, यहाँ पर भी ब्राह्मणिज्म सिस्टम पूरी तरह से फला फूला था। आगे हम देखेंगे
खैर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप देखोगे पढ़ोगे तो शूद्रों को यहाँ पर भी गांव में घुसने नहीं देता। और यहाँ तक कि आपने पढ़ा होगा कि ब्रेस्ट टैक्स के बारे में, अगर नहीं पढ़ा हो तो कभी नेट पर गूगल पर या कहीं भी सर्च कीजिएगा ब्रेस्ट टैक्स इन साउथ इंडिया, तो आपको उसके बारे में भी समझ आएगी। तो यहाँ तक चीज़ें स्थिति खराब थी समाज की। तो ये जो चीज़ें दिखाई जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे समाज के हर वर्ग को उसका हिस्सा मिला हुआ है, समाज के कुछ ही वर्ग को उसका हिस्सा मिला हुआ है। ये हमेशा याद रखिए कि समाज में भले ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, ये थी, तो ये प्रॉस्पेरिटी ये सब कुछ किसके लिए थी? ये सब कुछ समाज के ऊंचे तबके के लिए थी। ये जो 3 आपको दिख रहे हैं उसमें भी सबसे अधिक इस तबके के लिए थी। बाकी शूद्रों की स्थिति एंशियंट ऋग्वेद के बाद शूद्र की स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली गई। ठीक है, वो एज ए स्लेव ही ट्रीट किए गए, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो। यहाँ तक कि मुगल एम्पायर भी अगर आप पाओगे तो वो कहीं भी आप देखोगे तो उन्होंने सामाजिक जो ये है ताना बाना उससे छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सामाजिक ताने बाने से छेड़छाड़ करने की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे ब्रिटिश। मॉडर्न इंडिया में हमें देखेंगे कि सामाजिक स्थिति की सुधार की बात की जाती है, अभी कोई सुधार की बात नहीं होगी। ठीक है, इक्का दुक्का बहुत छोटी घटना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर राजा और राजा के मंत्री ऐसा कुछ भी हम नहीं देखेंगे, ना ही एंशियंट में ना ही मेडिवल में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर्स वेयर हेरिडिटरी though it was not followed always। तो यहाँ क्या है, जो ऑफिस है वो, यानी अगर कोई सेनापति है तो उसकी डेथ के बाद हो सकता है उसके बेटे को ही सेनापति बना दिया जाए, लेकिन ये कोई जो नहीं कि हमेशा हो, अगर वो उस लायक रहेगा तो बन जाएगा, नहीं तो ऐसा कोई हमेशा कंपलसरी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स या असर्शन में पूछ दिया जाए कि एक वर्ड जोड़ दिया जाए, ऑलवेज द हेरिडिटरी सिस्टम वाज फॉलोड, तो जहाँ ये मिला ऑलवेज या लिख दिया गया मस्ट, तो वहाँ समझिए कि गलत हो गया। हाँ, हेरिडिटरी सिस्टम वाज फॉलोड बट नॉट द ऑलवेज एंड इट वाज नॉट द कंपल्सरी, मस्ट नहीं था। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किसके डिसीजन पर होना है? राजा के। तो अगर डायनेस्टी बदल गई, राजा बदल गया, तो हो सकता है उसका वफादार उसका प्रिय कोई और हो, तो वो उसको वो पोस्ट देगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू कितने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? तो लिखिएगा पहला ए लिखिए मंडलम, बी होगा नाडु, सी होगा स्थलाज और डी होगा ग्राम्स। तो सबसे पहले तो राज्य यानी कि पूरी टेरिटरी,
टेरिटरी को किस में डिवाइड किया जाएगा? मंडल में। जैसे प्रोविंस है तो मंडल, मंडल किस में होंगे? नाडु। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो नाडु। उसके बाद स्थल, तो कुछ गांव को मिलाकर स्थल, जैसे कि ब्लॉक्स। आज के डेट में क्या होते हैं? ब्लॉक होता है ना। और उसके बाद क्या हो गए? गांव। तो आज के डेट में भी अगर कंपेयर करें तो उस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। प्रोविंस, या यूं कहिए स्टेट्स कहिए या प्रोविंस कहिए, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स, और फिर ये क्या हो गए? गांव। तो गांव ही हुए, ग्राम्स। ठीक। अब ये देखिए, हाँ, तो यहाँ ऐसे अब लिखिएगा, लिखिए गवर्नर, गवर्नर ऑफ मंडलम्स। मंडलम का गवर्नर को क्या कहा जाएगा? मंडलेश्वर। मंडलेश्वर और नायक। मंडलेश्वर और नायक। हाँ, लेकिन विजयनगर अंपायर की एक खासियत थी जो बहुत अच्छी खासियत में से गिनी जा सकती है, और वो आज भी हम लोग अपनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में, और पंचायती राज व्यवस्था में क्या करते हैं? जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल लोगों के हाथ में होती है। वैसे यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल अथॉरिटी के हाथ में दी, यानी कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन गांव वाला संभाले। तो लिखिएगा, विजयनगर gives full powers to the local authorities in the administration। तो इन्होंने क्या किया? लोकल बॉडी को, यानी कि जैसे गांव में ग्रामीण हो गया या उसके जो प्रधान हो गए, उन सबों के पास लोकल पावर की क्या थी? चीज़ों को सुलझाने का और बाकी चीज़ करने का उसके पास पावर उसको दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें राज दरबार तक पहुंच भी नहीं पाएंगी। ठीक है ना, इतनी छोटी चीज़ें राज दरबार तक पहुंच भी नहीं पाएंगी। अब भाई हम कह रहे हैं, सोचिए विजयनगर कहाँ पर है, और तमिलनाडु में जाकर कन्याकुमारी के पास एक दिक्कत हुई किसी को। अब वो अपनी छोटी सी ज़मीन की दिक्कत या कोई भी दिक्कत के लिए वो कहाँ पहुँचे? वो आए राज्य के दरबार में, या इसको इस तरह से हम एज्यूम कीजिए कि चेन्नई में किसी को कोई दिक्कत होती है और उसको उस फैसले के लिए उसको आना पड़े दिल्ली। तो आपको क्या लगता है, ये सही न्याय है? ये एक तरह से न्याय से लोगों को वंचित करना हुआ। ठीक है, कहने को तो कहा जाएगा अरे आप आइए दिल्ली, हम आपको न्याय देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या ये संभव लगता है? प्रैक्टिकल लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर थी। तो अभी तक जो हम ये समझ में आया कि यहाँ पर जो था एडमिनिस्ट्रेशन वो ठीक ठाक था, और बहुत व्याप्त, एक तरह से कहिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गांव के लेवल तक या बहुत ही छोटे लेवल तक तो ठीक था, लेकिन बड़े लेवल तक नहीं था। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कंटिन्यू the Chola traditions of village self government। विलेज सेल्फ गवर्नमेंट।
विलेज से, बट इट somewhat weakened the somewhat weakened under the विजयनगर किंगडम। सिंपल सा लॉजिक है कि जो चोला में ट्रेडिशन था, चोला में हमने पढ़ा था कैसे नाडु सभा महासभा सारा हमने देखा था चोला ट्रेडिशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चोला से भाई, चोला से के बाद ही तो ये आया है। तो चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चोला किंगडम था, वो तो बहुत लंबे समय था और बहुत बड़ा व्याप्त था। तो उसकी कुछ चीज़ें तो थी इसमें, लेकिन चोला अंपायर जिस तरह से विलेज को बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता था, सभा वगैरह वाली सिस्टम जो थी, उस सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर वीक हुई। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन तो था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे हम चोला को देखते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, द ग्रोथ ऑफ हेरिडेटरी नायकशिप्स tended to curb their freedom and initiative। तो यहाँ क्या हुआ, जो ये बहुत ज़्यादा हेडेट्रिकल चीज़ें करते चले गए, वो थोड़ा सा दिक्कत की बात थी। हेडेट्री एक लेवल तक ठीक है, लेकिन आप हर चीज़ में अगर हेडेट्री ग्राम लेवल से लेकर ऊपर हर लेवल तक आप हेडेट्री लेते चले जाओगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कत की वजह बनेगी, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए एक मिनट रहो। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि लोकल लेवल तक तो चीज़ें थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो जिस तरह से चोला अंपायर के टाइम पर या किंगडम के टाइम पर वो बहुत अच्छे तरीके से था, इनके टाइम पर वो वीक हुआ। और वीक होने का मेन रीज़न क्या था, बहुत सी चीज़ों को इन्होंने हेरेडिटरी करते चले गए थे, और हेरेडिटरी की वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं रह गया जितना चोला के टाइम पर था। क्योंकि वहाँ पर हमने क्या देखा था, सभा वगैरह का बात जिक्र हमने किया था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि हम देखा कि चोला में सभा में महिलाएं भी, फीमेल भी थीं, लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ें देखने को नहीं, ऐसा कहीं कोई जिक्र मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन